हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन एक नए कंसेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं और एक ऐसा कंसेप्ट जो फिजिक्स में बिगनिंग से लेके लास्ट तक अपन को लेके जाएगा। एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे अपन किसी भौतिक राशि की बात करेंगे, भौतिक राशि के परिमाण के साथ साथ भौतिक राशि की दिशा की बात करेंगे, वहाँ वहाँ ये कंसेप्ट काम में आएगा। और ऑल कहने का मतलब यही है कि पूरे फिजिक्स में आपको सदिश से रूबरू होना पड़ेगा। तो अच्छे से इसके जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं ना, सदिशों का योगफल कैसे करते हैं, सदिश राशियों का व्यवकलन कैसे करते हैं, कैसे दो सदिश राशियों का गुणनफल अपन करते हैं, कैसे डिवाइडेंट निकालते हैं, तो वो सारे कंसेप्ट एक साथ एक ही जगह अपन सदिशों से जुड़े हुए डिस्कस कर रहे हैं। और वास्तव में इतना प्यारा, इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप खुद भी इसके लिए क्या करोगे, टॉपिक को एंजॉय करोगे। चलो अभी मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट की। वेक्टर होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि की यदि अपन बात करें, उस भौतिक राशि के लिए परिमाण तो होगा ही होगा, साथ में उस भौतिक राशि की दिशा भी हो। सदिश नाम से ही पता चल रहा है कि परिमाण व दिशा दोनों आती हैं। लेकिन कई भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें ये बात भी इतनी भी पर्याप्त नहीं होती। भाई परिमाण है और दिशा है, दिशा होते ही अपन क्या कह देंगे कि ये भौतिक राशि सदिश है। लेकिन इसके अलावा भी एक और है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कोई भी यदि भौतिक राशि जिसमें परिमाण है और दिशा है, इसके साथ साथ यदि वो सदिशों के जो ग्रामर होती है, जैसे अपन इंग्लिश के ग्रामर की बात करते हैं, संस्कृत के ग्रामर की बात करते हैं, हिंदी के ग्रामर की बात करते हैं, वैसे ही सदिशों की भी एक ग्रामर है। और सदिशों का बीजगणितीय योग नहीं होता है, सदिश योगफल होता है। सदिश योगफल के लिए जो नियम होते हैं उनकी भी उस भौतिक राशि को क्या करनी पड़ेगी, पालना करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करूंगा। पहले सदिश को डिफाइन कर दूं। क्या है सदिश? एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा होती है तथा जो सदिश नियमों का पालन करती है। सदिशों का जो ग्रामर है, कुछ नियमावली हैं, उनका पालन करती है, तो वो भौतिक राशि क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है, तो विद डायरेक्शन होता है, उसमें बिगनिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर विस्थापन निर्भर करता है। पथ की लंबाई क्या होती है? सीधे पथ की लंबाई होती है विस्थापन में। ऐसे वेग की बात करें, सदिश होता है त्वरण, संवेग, बल, आवेग, भार, प्रणोद है, बल आघूर्ण है, कोणीय संवेग है, कोणीय वेग है। ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। इन सभी फिजिकल एंटिटीज के साथ अपन एक के बाद एक कंसेप्ट को अपन सीखेंगे भी और रूबरू भी होंगे, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सदिश राशियों की, वो भौतिक राशियाँ जिनके लिए परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन साथ में ज़रूरी ये होता है कि वो सदिशों के नियमों का पालन भी करें। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़, परिमाण प्लस दिशा प्लस सदिशों के नियमों की पालना, ये तीनों फॉलोअप करने वाली ये कुछ भौतिक राशियाँ हैं। हालांकि इनके बारे में सारे डिटेल्ड स्टडी अपन वन बाय वन जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे ना, तो उनमें करेंगे, लेकिन नॉन होनी चाहिए कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ अपने लिए सदिश हैं और कौन कौन सी भौतिक राशियाँ अदिश हैं जिनमें दिशा नहीं होता है। यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण है और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, तो यह हमेशा सदिश हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सदिश होने के लिए, उस भौतिक राशि को सदिश होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जो सदिश की अलजेब्रा है, सदिशों की जो नियमावली है, उसका भी क्या करे, पालन करे। एक आसान सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सदिश के लिए 3 कंपल्सरी या मस्ट कंडीशंस हैं। पहली, उसमें परिमाण हो, दूसरा उसमें दिशा हो, और तीसरा उसमें कि वो सदिशों के नियमों की क्या करें, पालना करें। तो वो भौतिक राशि क्या कहलाएगी, सदिश कहलाएगी। चलो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। भौतिक राशि इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा है, विद्युत धारा को आप लोगों ने पढ़ा है। आपको पता है कि विद्युत धारा में परिमाण अपन कहते हैं 5 एम्पियर का। परिमाण का मतलब वैल्यू।
5 एम्पियर की धारा बह रही है। अपन को ये भी पता है कि परिपथ में धारा की दिशा होती है। अपन कहते हैं बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा का परिमाण भी होता है, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। और दिशा भी होती है बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह किसी भी टर्मिनल या किसी भी नोड पे अपन बात करते हैं तो आने वाली धाराओं और उस नोड पर आने वाली धाराओं और नोड से जाने वाली धाराओं का कुल मान अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें अपन बीजगणितीय नियमों की पालना ही करते हैं। उसमें सदिश योगफल के नियमों की पालना नहीं करते हैं। जो सदिशों के लिए सदिश बीजगणित है ना, सदिश बीजगणित के नियमों की पालना नहीं करती है विद्युत धारा। इसी वजह से अपन कहते हैं कि क्या कहते हैं कि विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, सारी चीजें हैं। परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन विद्युत धारा क्या है? सदिश बीजगणित के नियमों की पालना नहीं करती है। तो विद्युत धारा क्या है? अदिश है। तो तीनों ही चीजें कंपलसरी है। परिमाण के साथ दिशा तो कंपलसरी है ही, मस्ट है ही। उसके साथ साथ वो उसे सदिशों के जो बीजगणित है, सदिशों की जो नियमावली है, उसका भी पालन करना चाहिए। और नियमों को पढ़ेंगे अपन, ऐसी बात थोड़ी है कि पढ़ेंगे नहीं, 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। आगे आइए, कुछ सदिशों के प्रकार की मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे बात करूँ मैं इक्वल वेक्टर की, समान सदिश की बात करूँ मैं। समान सदिश का मतलब क्या है कि दो सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। परिमाण का मतलब वैल्यू और दिशा का मतलब आप समझते ही हो, डायरेक्शन। कोई भी भौतिक राशि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेसिफाई हो रही है ना, तो उसे क्या, चलो सबसे पहले अपन सदिशों के प्रकार में समान सदिश की बात करते हैं। समान सदिश क्या होता है? इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान हो। ऐसे सदिश, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान हो, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। वे एक और कांस्टेंट इसके साथ आप कह सकते हो कि वो एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहे हो, तो ऐसे दो सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। दूसरा, समांतर सदिश की बात करते हैं। समांतर सदिश, कोई भी दो सदिश आपके क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समांतर कब होंगे? जब दोनों की दिशाएं समान हो। जरूरी क्या है समांतर सदिशों के लिए? कि दोनों की दिशा क्या हो? समान हो। मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, तो दो सदिशों के मध्य कोण कितना होगा? थीटा का मान आप क्या कह सकते हो? 0 डिग्री कह सकते हो। ये कांस्टेंट है भैया। यदि दो सदिश आपके एक ही दिशा में, फॉर एग्जांपल अपन बात करें कुछ ऐसे, एक सदिश है ये रहा, दूसरा सदिश है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना यहीं बता देता हूँ कि किसी भी सदिश को अपन तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी सदिश को अपन तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और तीर की जो लंबाई होती है ना, वो तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के बराबर होती है। दूसरा, डायरेक्शन तीर के अंदर होती है। अब जैसे इसको मैं ए सदिश कहूँ और इसको क्या कहूँ मैं? बी सदिश कहूँ। दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक ही है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों के बीच क्या है? थीटा का मान 0 डिग्री है। तो ऐसे दो सदिशों को मैं क्या कह सकता हूँ? समांतर सदिश कह सकता हूँ। ऊपर जैसे मैंने इक्वल वेक्टर की बात की, समान सदिश की बात की, तो उसमें क्या है कि यदि दोनों का परिमाण भी बराबर है, मतलब दोनों की तीरों की लंबाई भी बराबर है और दोनों की दिशा भी समान है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे? दोनों समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है। बाकी इसके अंदर एक और कांस्टेंट है समांतर सदिश के अंदर, कि दोनों की दिशाएं तो समान होनी चाहिए। समांतर सदिश का मतलब दोनों की दिशाएं तो समान होनी चाहिए। दूसरा, एक सदिश दूसरे सदिश का धनात्मक और अशून्य गुणक होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए सदिश, तो इसका समांतर सदिश क्या होगा? 3a सदिश हो गया। बात समझ में आई? ऋणात्मक गुणक नहीं होना चाहिए। 5a सदिश ये क्या है? ए सदिश का गुणक ही है। 5a सदिश क्या है? ए सदिश का समांतर सदिश है। दोनों की दिशाएं भी समान है, केवल परिमाण उसका बदल रहा है। जैसे ए सदिश को आपने 3 से गुणा कर दिया तो उसका परिमाण बदल गया। ए सदिश को आपने 5 से गुणा कर दिया तो उसका परिमाण क्या हो गया? बदल गया। तो इसमें कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है कि किसी भी सदिश में दूसरे सदिश का अदिश और अशून्य गुणक होना चाहिए ये। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। प्रति समांतर सदिश में भी यही बात होगी। प्रति समांतर सदिश का मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल, कि एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे ए सदिश की डायरेक्शन ये है, दूसरा सदिश ये, ए सदिश आपका ये है और बी सदिश आपका ये है, ठीक है। ए सदिश की डायरेक्शन ये है और बी सदिश की डायरेक्शन ये है, तो दोनों सदिशों की दिशा एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। तो दोनों की पूंछों को एक जगह, दो सदिशों के बीच कोण कैसे देखते हैं? दोनों सदिशों की जो पूंछ होती है ना, उन पूंछों को एक जगह करके अपन क्या कर सकते हैं? एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी सदिश को यहाँ लेंगे तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? थीटा का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यदि अपन प्रति समांतर सदिशों की बात करेंगे, दो सदिश यदि प्रति समांतर सदिश है तो उनके मध्य कोण कितना होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक और कांस्टेंट जो मैंने बताया, वो कांस्टेंट क्या है कि एक सदिश अन्य सदिश में, एक सदिश अन्य सदिश में अशून्य या फिर ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणा करने से, अशून्य होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे मैं बात करूं, ए सदिश मैंने कहा, ठीक है। यदि -3a सदिश आ गया, -3a सदिश आ गया, तो -3a सदिश क्या है? ए सदिश का विपरीत सदिश है, प्रति समांतर सदिश है। और एक और चीज, यदि मैं ये कहूँ ए सदिश और ये -a सदिश, तो यहाँ पे ये तो ए सदिश का प्रतिरूप ही हो गया -a सदिश, तो इसका क्या कहेंगे अपन? विपरीत सदिश और ऋणात्मक सदिश कहेंगे। ए सदिश के लिए -a सदिश क्या होगा? इसका विपरीत और ऋणात्मक सदिश होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश का मतलब क्या होता है कि यदि सदिश आपकी एक ही सरल रेखा के अनुदिश, चाहे वो विपरीत दिशा में क्रियाशील हो, प्रदर्शित किए जाते हैं। एक ही सरल रेखा के अनुदिश, संरेखीय, नाम से पता चलता है, संरेखीय, कोलिनियर वेक्टर। यदि एक ही सरल रेखा के अनुदिश या एक ही दिशा में कह दो आप, चाहे विपरीत दिशा में क्रियाशील सदिश होते हैं, तो इनके मध्य अंतरित कोण, या तो सरल रेखा के अनुदिश है तो इनके मध्य अंतरित कोण क्या होगा? या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। नन अदर देन दिस। या तो इन सदिशों के बीच, एक ही सरल रेखा के अनुदिश सदिश हैं, यदि इन सदिशों के बीच या तो 0 डिग्री का कोण हो या फिर 180 डिग्री का कोण हो, तो दोनों ही सिचुएशन में ये क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। मतलब समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिशों का गुण हो, लेकिन सदिश एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो, एक ही सरल रेखा के अनुदिश कह दो, या सरल रेखा पे उसके विपरीत दिशा में हो, जहां थीटा का मान 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करना चाहूँ मैं शून्य सदिश की। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसके लिए परिमाण तो क्या हो? जीरो। देखो नाम से पता चल रहा है, शून्य, जिसका परिमाण तो क्या हो? शून्य हो, और दिशा क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, इसकी दिशा हमें ज्ञात नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। देखो ये सदिश से जुड़ी हुई इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें सदिश और सदिश के प्रकारों को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज, रूल्स को भी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ों को बोदर करने की ज़रूरत नहीं, आसान तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। अब तक आप लोगों ने भौतिक राशियों को देखा है, जैसे दूरी है तो कह दिया कि 5 किलोमीटर जाना है, तो बस बात वहीं ख़त्म हो गई कि दूरी, कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। लेकिन अब भौतिक राशि की बात करेंगे, जैसे बल है, बल की मैं बात करूँगा, 5 न्यूटन बल है, लेकिन बल कौन सी दिशा में लग रहा है, वो दिशा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी जितना उसका परिमाण 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स को अपन डिस्कस करेंगे, एक उसका परिमाण, एक उसकी दिशा। साथ में ये भी चेक करेंगे कि वो सदिशों के नियमों की पालना कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो भौतिक राशियाँ सदिश कहलाती हैं जो सदिशों के नियमों की पालना कर रही है, दिशा और परिमाण के साथ साथ सदिशों के नियमों की पालना कर रही है। तो उन्हीं के प्रकारों को अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे शून्य सदिश की बात की, नाम से पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा बोधर होने की जरूरत ही नहीं है। जिसका परिमाण क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है, लेकिन दिशा क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, जो हमें ज्ञात नहीं होती है, क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है? इकाई सदिश क्या होता है? एक सदिश जिसका परिमाण क्या होता है?
एक होता है। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। एकांक सदिश भी इसको बोलते हैं, इकाई सदिश को एकांक सदिश भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अपन कैलकुलेट कैसे करें, जैसे अपन को ए सदिश दे रखा है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है। कैसे कैलकुलेट करें अपन, कोई भी सदिश है, जैसे ए सदिश है तो ए सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण। जब परिमाण की बात करते हैं तो उसके ऊपर दिशा नहीं लगाते हैं अपन। यदि कोई सदिश है भौतिक राशि तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए सदिश, तो ए सदिश को मैंने कैसे प्रदर्शित किया, ए सदिश के ऊपर मैंने क्या लगाया, एरो लगाया, हेड लगा दिया, ठीक है। ऐसे एकांक सदिश को प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर क्या लगाते हैं, देखो ए के ऊपर मैंने क्या लगाया, कैप लगाया। इसको कैप या हैट आप बोल सकते हो, कैप या हैट आप बोल सकते हो इसको। ए के ऊपर देखो क्या लगा रखा है, ऐसे एरो सा लगा रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैप। ए कैप मतलब एक एकांक सदिश की बात हो रही है, ए कैप की, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए सदिश का एकांक, क्वेश्चन हो गया ए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, वो सदिश आपका, वो सदिश बटा में सदिश का परिमाण, ये एकांक सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला है। मतलब एक सदिश को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके परिमाण से प्रदर्शित करेंगे, और ये एकांक सदिश क्या करता है, उस सदिश की दिशा बताता है। तो देखो दो चीजें हैं, सदिश को आप व्यक्त कैसे करोगे। पहली चीज, सदिश को आप व्यक्त कैसे करोगे, सदिश के ऊपर एरो का चिन्ह लगा के, ठीक है। दूसरा, चलो इसको प्रदर्शित आपने कर दिया, डिनोटेशन आपने दे दिया कि कोई भी भौतिक राशि यदि सदिश है तो उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। लेकिन एक और चीज़ बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो कि आप उसको डिफाइन कैसे करोगे। उसको डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो परिमाण, जैसे ए सदिश का परिमाण क्या हो गया ए, और एक उसकी दिशा, ए कैप के रूप में मैंने दिशा बताई। ए कैप क्या है, एक एकांक सदिश है। ए कैप क्या है, एक एकांक सदिश है जो केवल उस सदिश की दिशा बताता है। उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे देखो ए कैप को ए से गुणा किया तो इसके परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कि किसी भी संख्या को एक से आप गुणा करते हो तो वो संख्या वो की वो ही रहती है। तो यहाँ पे ए कैप से गुणा करके इस सदिश को परिभाषित कर दिया। भाई समीकरण मतलब जहाँ पे बराबर का चिन्ह आता है वहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में बराबर लगा हुआ है तो बराबर का चिन्ह आता है, तो मतलब क्या है उस चीज़ का कि बराबर के LHS और RHS दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इधर आपने LHS में क्या किया है, देखो ए के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब परिमाण के साथ आप दिशा बता रहे हो। RHS में केवल ए आप नहीं लिख सकते हो, परिमाण नहीं लिख सकते हो, उसकी दिशा भी तो बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए सहारा लेना पड़ता है इकाई सदिश का, यूनिट वेक्टर कह दो चाहे आप एकांक सदिश आप कह दो, ठीक है। इसका सहारा लेना पड़ता है। ये केवल दिशा बताने के लिए काम में आता है और इसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ भी यहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि इकाई सदिश हमें दिशा का बोध करवाता है। ए सदिश बराबर आपने लिखा ए कैप, ए कैप आपका केवल दिशा बता रहा है, परिमाण इसका एक होता है, तो गुणा करने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल दिशा बताता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या अभिलंबवत इकाई सदिश। अभिलंबवत इकाई सदिश क्या होते हैं, इनको अपन आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इकाई सदिश हैं, इनको अपन आई कैप, जे कैप और के कैप के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैंने कहा कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिक जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा है उसका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की दिशा बताने के लिए क्या काम में लिया हुआ है, आई कैप। वाई एक्सिस की दिशा बताने के लिए क्या काम में लिया हुआ है, जे कैप। और देखो जेड एक्सिस की दिशा बताने के लिए क्या काम में लिया हुआ है, के कैप। आई कैप, के कैप और जे कैप तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, एकांक सदिश हैं, इकाई सदिश हैं, ठीक है। और तीनों तीन दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आई कैप एक्स एक्सिस की दिशा बता रहा है, वाई कैप, जे कैप वाई एक्सिस की दिशा बता रहा है और के कैप जेड एक्सिस की दिशा बता रहा है। अब अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉलेज है तो अपन को पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप भी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत ही होंगे। ये यहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंसेप्ट से अपन को पता चल गया। अब यहाँ पे देखो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि ऐसा कुछ सिस्टम लेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम कि एक्स एक्सिस से
आप रोटेट करो, एक्स एक्सिस से क्या कर लो, आप रोटेट कर लो। अभी क्या फ्रंट कैमरा होता है तो इसमें सही डायरेक्शन आती नहीं है, आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से यूं रोटेट करोगे अंगुलियों को वाई एक्सिस की तरफ, तो आपका अंगूठा किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। यहाँ पे दाहिने हाथ का ये अंगूठा नियम वर्कआउट करता है। आप अंगुलियों को इस तरीके से मोड़ो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, आप अंगुलियों को खुद मोड़ के देखो, इसको खुद करके देखो। मैं करूँगा तो क्या कैमरा फ्रंट कैमरा है ना, तो इससे अपोजिट आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद कीजिए। अपनी अंगुलियां हैं एक्स एक्सिस की तरफ करो और अंगुलियों को वाई एक्सिस की तरफ घुमाओ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अंगुलियों को घुमाने पे अंगूठा कौन से एक्सिस की दिशा में रहेगा, जेड एक्सिस की दिशा में रहेगा। देखो एक कोऑर्डिनेट पद्धति है जिसमें हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की अंगुलियों को अक्ष से वाई एक्सिस की ओर मोड़ें तो अंगूठे की दिशा जेड एक्सिस की ओर होती है। यहाँ पे देखो जैसे अपन ने ऊपर ए सदिश का इकाई सदिश निकाला, वैसे इन सदिशों को आप निकाल सकते हो। आई कैप को आप कैसे निकाल सकते हो, एक्स सदिश बटा में सदिश का परिमाण। जे कैप को आप कैसे निकाल सकते हो, वाई सदिश बटा वाई का परिमाण। के कैप को आप कैसे निकाल सकते हो, जेड सदिश बटा सदिश का परिमाण, मतलब जेड। यहाँ पे अक्ष सदिश को आपने कैसे डिफाइन किया है, देखो अक्ष सदिश को आपने कैसे डिफाइन किया है, अक्ष सदिश को आपने क्या लिखा, अक्ष परिमाण था और आई कैप। वाई सदिश को कैसे लिखा, वाई सदिश एरो लगा हुआ है ना वाई के ऊपर, बराबर वाई जे कैप, ठीक है। और ऐसे जेड सदिश को आपने क्या लिखा है, जेड के कैप लिखा है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एक और है पोलर वेक्टर। ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु और कार्यकारी बिंदु आप कह दो, प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु जिनका ज्ञात होता है उनको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे आपका विस्थापन और बल ध्रुवीय सदिशों के ही एग्जाम्पल है। आप बल लगाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, आप विस्थापन को नापना स्टार्ट करोगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 पॉइंट कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना, तो आपके विस्थापन और बल क्या है, ध्रुवीय सदिश है, पोलर वेक्टर्स हैं। ध्यान रखना ध्रुवीय सदिश कौन से होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु कह दो या कार्यकारी बिंदु, जिस बिंदु पर वो कार्यरत हैं वो ज्ञात होते हैं, नियत होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अक्षीय सदिश की। अक्षीय सदिश क्या होता है, देखो जब अपन रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी पार्टिकल है वो अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, या फिर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं अपन कि सर्कुलर मोशन में कोई कण वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो वर्ताकार पथ पे कण गति कर रहा है तो उसका एक्सिस क्या होगा, जिस तल के अंदर कण वर्ताकार पथ में गति करता है ना, उस तल के लंबवत और उस पथ के, जैसे वर्ताकार पथ की बात की है अपन ने, तो वर्ताकार पथ के केंद्र से, वर्ताकार पथ के केंद्र से और उस तल के लंबवत अक्ष क्या कहलाता है, उस गति का घूर्णन अक्ष कहलाता है। कोई भी पार्टिकल अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, मतलब अपने घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वो घूम रहा है। घूर्णन अक्ष, जिस अक्ष के सापेक्ष वो घूमता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। जैसे यहाँ डायग्राम में भी इंडिकेट किया हुआ है कि यदि कोई पार्टिकल है वो कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो भी इसका क्या होगा भाई, इसके गति की दिशा को अपन प्रदर्शित करेंगे, गति की दिशा को मुड़ी हुई अंगुलियों से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो घूर्णन अक्ष है ना वो तो आपका इसके केंद्र से गुजर ही रहा है, और जिस तल में ये घूर्णन कर रहा है, देखो ये आपका एक चतुर्भुज सा यूं बना रखा है, इसका मतलब यूं तिरछा बनाने का मतलब क्या है कि जिस कागज पे आप ड्रॉ कर रहे हो ना, उस कागज के तल के लंबवत है, और उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, वर्ताकार पथ में रोटेट कर रहा है आपका पार्टिकल। तो इसमें जिस तल में ये वर्ताकार गति, एक समतलीय गति होती है आपकी, जिस तल में पार्टिकल आपका गति कर रहा है वर्ताकार पथ पे, उसके लंबवत क्या होता है, इसका घूर्णन अक्ष होता है। साथ में इस वर्ताकार पथ के केंद्र से भी ये गुजरता है, यही बात यहाँ पे समझाई हुई है। देखो इसको घूर्णन को देखो, घूर्णन कैसे है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, मतलब वामाव्रत है, तो इसका घूर्णन अक्ष क्या होगा, देखो इसके केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, ये इसके कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, साथ में इस जिस तल पे ये गति कर रहा है उस तल के लंबवत है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश बोलेंगे। और अक्षीय सदिश के रूप में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कोणीय वेग,
जैसे कोणीय वेग है, बल आघूर्ण है, कोणीय संवेग है, ये क्या कहलाते हैं? अक्षीय सदिश कहलाते हैं। ऐसे यदि अपन रोटेशनल डायनेमिक्स में बात करें, जैसे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूर्णन हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है इसके? भाई अंगुलियां आपकी मुड़ी हुई हैं, अंगुलियां, इन नियमों को आगे डिस्कस करने वाले हैं। मुड़ी हुई अंगुलियां आपके काय की दिशा बताएंगी, वर्ताकार पथ पर कण की गति की दिशा बताएंगी, तो उसके घूर्णन अक्ष पर अक्षीय सदिश कोणीय वेग या कोणीय त्वरण आप बताओगे तो उसकी दिशा क्या होगी? अक्ष के अनुदिश ही होगी। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश बोलते हैं। ठीक है, जो अक्ष के अनुदिश गति की दिशा को बताती है। ठीक है, चलो एक और सदिश है आपके सामने, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या होते हैं? समतलीय सदिश क्या होते हैं? जो एक ही तल में विद्यमान हो। समतलीय नाम से ही पता चल रहा है। कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में हो। कोप्लेनर मतलब जो सदिश एक ही प्लेन के अंदर स्थित होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? समतलीय सदिश बोलते हैं। अब यदि दो सदिशों की बात करेंगे ना, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लेना, यदि दो सदिश हैं आपके पास तो वो हमेशा ही एक ही तल में विद्यमान रहेंगे। दो सदिशों तक बात कर रहे हैं ना, तो दो सदिश हमेशा क्या होते हैं? एक ही तल में। दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके से। यदि दो ही सदिश हैं आपके पास तो वो हमेशा क्या होंगे? समतलीय होंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। यदि दो से अधिक सदिशों की बात करें, तीन सदिश के दो या तीन से अधिक सदिश, वो समतलीय सदिश कहलाएंगे। कब? जब वो एक ही तल में विद्यमान है। जिस तल में लिखा हुआ है ये आप लोगों के सामने पेपर सीट, उस तल की बात करें, इसको अपन बोलते हैं कागज का तल। यदि ब्लैक बोर्ड पे अपन लिखें तो ब्लैक बोर्ड का, या व्हाइट बोर्ड पे लिखें तो व्हाइट बोर्ड का तल। जिस तल में आप बैठे हो तो वो सिटिंग का आपका प्लेन है। ठीक है, तो चीजें क्या हैं? जिस तल में आप बात कर रहे हो उस तल में ही सभी सदिश आपके विद्यमान होने चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? समतलीय सदिश कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक सदिश, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, जैसे आपका ए सदिश है, जैसे आपका क्या है? ए सदिश, तो इसका विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होगा? माइनस ए सदिश। माइनस ए सदिश, परिमाण बराबर रहेगा लेकिन दिशा क्या रहेगी? एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ऐसा अपन ने ऊपर भी कंसेप्ट देखा था। यदि मैं यहाँ पे इसको 3a सदिश लिख दूं, देखो एक टर्म मैंने आगे पहले आपको बताई है, एक टर्म मैंने बताई है, ऐसे ही सिमिलर टर्म प्रति समांतर सदिश की। मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि यदि आपको ए सदिश दे रखा है तो -3a सदिश क्या होगा? इसका प्रति समांतर सदिश होगा। ठीक है, ऐसे ही -5a सदिश क्या होगा? ये प्रति समांतर सदिश होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि ये -a सदिश है, तो a सदिश का -a सदिश क्या होगा? -a सदिश विपरीत या ऋणात्मक सदिश भी कहलाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे कंसेप्चुअली डिस्कशन किया हुआ है कि अशून्य और ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणा करने से प्राप्त होते हैं सदिश। कौन से? प्रति समांतर सदिश। यहाँ पे मैं इसी चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, और फिर से आप देखना चाहो तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप देख सकते हो। विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश, वह सदिश जो दिए गए सदिश से परिमाण में तो बराबर होता है परंतु दिशा में क्या होता है? विपरीत। वह दिए गए सदिश का क्या कहलाता है? ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे ए सदिश मैंने कहा, तो ए सदिश का विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होगा? -a सदिश। बात समझ में आ गई? किसी भी सदिश को अपन प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो उस सदिश को अपन तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, उस तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण के बराबर होगी, और उस तीर का जो हेड होता है वो हेड उस सदिश की दिशा को बताता है। ठीक है, अब सदिशों से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट नियम, मैंने कहा था कि सदिश होने के लिए जरूरी है कि वो सदिश के योगफल नियम की पालना करें। तो दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको क्या कहता है, उस कंसेप्ट को अब समझेंगे। दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? देखो, ये नियम क्या कहता है कि यदि अपन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में, देखो यहाँ पे इसको नोट करो, एक तो ये भुजा है आपकी OA और एक है आपकी AB भुजा। इन दोनों भुजाओं पे आप जब गौर करोगे तो दोनों पे देखो एरो है, और वो एरो यहाँ से चले इसी डायरेक्शन में, फिर आगे चले इसी डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में चले, फिर यहीं से कंटिन्यू हो लिए इस डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों सदिश, ए सदिश इसको OA को A सदिश द्वारा प्रदर्शित कर रखा है और AB को B सदिश द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। OA को A सदिश द्वारा और AB को B सदिश द्वारा, और दोनों एक ही क्रम में हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में इनके विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम का मतलब इनके सामने से मिलेगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ये इनके विपरीत क्रम में, मतलब इनको सामने से मिलेगी। विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। त्रिभुज नियम क्या कह रहा है आपको? त्रिभुज नियम देखो, स्टेटमेंट भी देख लो। यदि दो अशून्य सदिशों को समान क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी क्या होगा? विपरीत क्रम में तीसरी की इनके विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ए सदिश देखो इसी डायरेक्शन में है, ए सदिश आपका, बी सदिश भी आपका, दोनों एक ही क्रम में, ओ से ए चले फिर ए से बी चले, मतलब दोनों एक ही क्रम में है। तो इनकी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है इनके क्या है देखो, विपरीत क्रम में, इनको सामने से मिलेगी। ये क्या करेगी? तीसरी भुजा इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगी। देखो परिणामी का मतलब क्या है? इन दोनों के योगफल को व्यक्त करेगी। तो तीसरी भुजा को मैंने क्या लिखा है? परिणामी को अपन रिजल्टेंट कहते हैं। तो क्या हो गया देखो, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश हो गया। बात समझ में आई? ओ ए सदिश और ए बी सदिश, ओ से लेके ए सदिश, इसको ए को सदिश को ओ ए सदिश लिखा है तो ओ से लेके ए सदिश, ठीक है। और ए से लेके बी सदिश, इसको बी सदिश को आपने ए बी सदिश कह दिया। तो ओ से लेके बी, देखो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, ओ से लेके बी, इसको ओ बी क्यों लिखा, बी ओ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है ये। ओ बी सदिश का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन किधर है? ओ से बी की तरफ। मैंने यहाँ पे देखो ए सदिश को ओ ए सदिश क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? ओ से ए की तरफ है। तो ओ ए, बिगनिंग पॉइंट ओ और एंडिंग पॉइंट ए, तो ओ ए सदिश। ऐसे ए बी क्यों लिखा, बी ए क्यों नहीं लिखा? इसमें सदिश का कंसेप्ट है। इसको ए बी ही क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? बिगनिंग पॉइंट है ए और एंडिंग पॉइंट क्या है? बी। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है। सदिश को लिखते वक्त परिणामी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट, तो उसका आर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है परिणामी क्या होगा? दोनों सदिशों का योगफल, ए सदिश प्लस बी सदिश। आगे देखो परिणामी सदिश का अपन परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? इस परिणामी सदिश आर सदिश का परिमाण अपन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आपका ये ए सदिश है, ये आपका बी सदिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए सदिश और ए बी सदिश, ओ ए सदिश को ए सदिश कर रखा है और ए बी सदिश को बी सदिश कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ओ ए सदिश को डैश 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 करके देखो यहाँ पे ये आगे बढ़ाया हुआ है और फिर बी से इसके ऊपर एक लंब डाला हुआ है बी एन। यहाँ पे बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये लंब डाला हुआ है, देखो ये लंब डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ए सदिश और बी सदिश के बीच आपको कोण देखना है। देखो ए सदिश और बी सदिश, दो सदिशों के बीच कोण कैसे देखेंगे? जैसे ये एक ए सदिश है और ये आपका बी सदिश है, तो कोण हमेशा इन दोनों सदिशों की पूंछों के बीच में देखा जाएगा। अब ए सदिश की पूंछ तो यहाँ रह गई और बी सदिश की पूंछ यहाँ पे, तो इनके बीच कोण कैसे देखें अपन? ए सदिश को यहाँ से पकड़ के इसको खींच के आगे बढ़ा दो, तो यहाँ पे ये कोण मान लो कि ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण क्या है? ये ए सदिश है ही, ये इधर आपका बी सदिश है ही, तो इन दोनों के बीच कोण क्या हो गया? ये कोण थीटा हो गया आपका। बात समझ में आ गई? दो सदिशों के बीच कोण भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मान लो ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण क्या है? थीटा है। ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण क्या है? थीटा है। तो यहाँ से देखो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब यहाँ पे देखो cos थीटा का रिलेशन क्या होता है? cos थीटा अपन ने देखा आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाला लंब और तो ये आधार, तो आधार तो क्या हो गया आपका ए एन हो गया यहाँ पे, और कर्ण क्या है आपका बी सदिश। बी तीर की लंबाई परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी सदिश है, तो इस तीर की लंबाई क्या हो जाएगी? इस तीर की लंबाई क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो ए एन बटा में बी, तो यहाँ से ए एन निकल के आ गया आपका बी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे साइन थीटा अपन ने क्या सीखा है? साइन थीटा अपन ने क्या सीखा है? साइन थीटा का मतलब होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा में कर्ण, तो लंब इसका क्या है? ये बी एन, और कर्ण क्या है? वही बी आपका, तो बी एन बटा में बी, तो यहाँ से बी एन निकल के आ गया बी साइन थीटा। आपने ए एन निकाल लिया और बी एन निकाल लिया। अब इसमें देखो समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट लगा दो। समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है? अब आपको समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है? आपको ये समकोण त्रिभुज आपको बड़े वाला लेना है।
इसमें आर क्या है, आपका कर्ण है, और यहाँ पे कोण आपका बाद में कैलकुलेट करेंगे अल्फा। यहाँ पे ये तो लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब की लंबाई तो आपको पता है b sin थीटा, और आधार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता ही है b cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है a, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, a प्लस बी कॉस थीटा। चलो इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एन, ओ से लेके b का स्क्वायर बराबर क्या है, o से लेके n का स्क्वायर प्लस b से लेके n का स्क्वायर, बी एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज आपने लिया है ओ बी एन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, ओ एन क्या है आपका, यहाँ पे देखना ओ से लेके एन क्या है, इसमें a और ये b cos थीटा जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बी एन क्या है आपका, b sin थीटा, तो b sin थीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसके होल स्क्वायर को खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, और ये क्या होगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 2ab cos थीटा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर और ये 2xy, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर हो ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की। देखो मैथमेटिकल कंसेप्ट काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मान होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका मान 1 हो गया। 1 को बी स्क्वायर से गुणा करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप दिशा की बात करना चाहें, दिशा की बात करना चाहें तो दिशा के लिए देख लो, यहाँ पे आपको दिशा बतानी है टेंजेंट के रूप में, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिभुज ओ बी एन के अंदर या त्रिभुज ओ एन बी के अंदर ही बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज है। tan का रिलेशन क्या होता है, लंब बटाओ आधार, तो लंब तो यहाँ क्या है b sin थीटा और आधार क्या है a प्लस बी cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, देखो tan अल्फा परिणामी सदिश का a सदिश के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, परिणामी सदिश का a सदिश के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, tan अल्फा बी एन बटा में ओ एन, तो बी एन तो ये है ही ओ ए प्लस ए एन, तो ये क्या हो गया, परिणामी सदिश आर सदिश द्वारा a सदिश के साथ बनाया गया कोण क्या हो गया, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा में a प्लस कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। ये परिणामी सदिश द्वारा a सदिश के साथ बनाया गया कोण हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आज की क्लास के लिए इतना कंटिन्यू है, चीज़ें आपको नई हैं, नई क्लास में आ रहे हो तो नई चीज़ें, अब तक आपने परिमाण के रूप में केवल लिखा कि हाँ द्रव्यमान क्या है 5 kg, तो एक अदिश राशि आपने उतनी ही चर्चा की है। अब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी चर्चा करेंगे, एक नया कंसेप्ट है तो नई कुछ चीज़ें लगेंगी। मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को 2-3 बार देखें, क्लास को रिवाइंड करें और दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। जब ये आदत में आ जाएंगी तो ये चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लग जाएंगी। थैंक यू।